अमेरिकियों पर छाया मोदी फीवर। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में संबोधन कर मोदी ने जीता युवाओं का दिल। आज करेंगे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को संबोधित। जस्टिस एचएल दत्तू बने 42वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 27 सितंबर को आरएम लोढ़ा हुए थे रिटायर। राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। सीएम हरीश रावत ने बढ़ाई मंत्रियों की पैकेट मनी। 30,000 की जगह 60,000 मिलेगा फुटकर खर्चा। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की टिहरी से शुरुआत। 33 बुजुर्ग यात्री बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना। मुख्य विकास अधिकारी अर्चना गहरवान ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुरु सिंह सभा लंडौर के जरिए 17 सालाना दीवान का आयोजन ने निकाली शोभा यात्रा। हरियाणवी कलाकारों ने जीता सबका दिल। नमस्कार, हिमालयन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के ग्रेट लॉन में आयोजित ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में मोदी ने युवाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोदी ने अपना संबोधन ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया के साथ शुरू किया। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं पर खासा जोर देते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि युवाओं को शक्ति दी जाए। साथ ही युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज का थोड़ा सा त्याग आपके लिए बेहतर कल बना सकता है। मोदी के संबोधन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भारत से विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने को लेकर पाकिस्तान ने पहली बार गलती मानी है। सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि पाक उच्चायुक्त का अलगाववादियों से मिलने का वक्त सही नहीं था। पाकिस्तान ने माना है कि हुर्रियत नेताओं से पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की मुलाकात की टाइमिंग पूरी तरह सही नहीं थी। हुर्रियत नेताओं के साथ बासित की भेंट की वजह से भारत ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी, जो 25 अगस्त को इस्लामाबाद में होनी थी। सरताज अजीज ने यूएन में मोदी के भाषण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जो सकारात्मक बात लगी, जब उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। शिवसेना सुप्रीमो ठाकरे ने बीजेपी के इस आरोप को करारा जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी भी ऐसा ही चाहती थी कि मुख्यमंत्री उसी की पार्टी का हो। शिवसेना की रैली में ठाकरे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हां, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का हो, अगर जनता चाहे तो। इसमें गलत बात क्या है? क्या बीजेपी अपना सीएम नहीं चाहती थी? गुरुवार को बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद शनिवार रात अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए ललायत नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर आप मुझे चुनौती देने जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपके गढ़ में चुनाव लड़ूंगा और मुख्यमंत्री बनूंगा। साथ ही उद्धव ने कहा कि बीजेपी लगातार उन सीटों की भी मांग कर रही थी जो कई साल से शिवसेना की है। उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, ना ही बीजेपी पर हमला किया, लेकिन बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप जरूर लगाया। जस्टिस एचएल दत्तू ने रविवार को देश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। वो भारत के 42वें प्रधान न्यायाधीश हैं और वो 2 दिसंबर 2015 तक इस पद पर बने रहेंगे। दत्तू ने न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा का स्थान लिया है, जो 27 सितंबर को रिटायर्ड हुए थे। शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति दरबार हॉल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और जस्टिस एएस आनंद मौजूद थे। जस्टिस दत्तू 17 दिसंबर 2000 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वो केरल उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। देश के महत्वाकांक्षी मिशन माम के पूरा होने के पीछे उत्तराखंड के न्यायालय का हाथ है। जी हां, उत्तराखंड के 4 युवा की दिन रात की मेहनत भी इस सफल लॉन्चिंग में शामिल है। ये वैज्ञानिक मंगल को लॉन्च करने वाले एसएलवी बनाने के लिए ये युवा वैज्ञानिक लगातार 2 दिनों तक जागते रहे। इस टीम हरिद्वार के मैकेनिकल इंजीनियर अमित कुमार सिंह, हरिद्वार के सुनील कैंप, बहाराबाद के तरुण जायसवाल और काशीपुर के राजेंद्र इसरो में वैज्ञानिक हैं। इन चारों ने मिलकर मंगलयान लॉन्च वाले भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट की असेंबलिंग कर उसे 3 चरणों के लिए तैयार किया। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगलयान उपग्रह था, इसलिए उसे मंगल की में करने के लिए जीएसएलवी रॉकेट की जरूरत थी। 48 घंटे तक लगा था। जीएसएलवी मार्क 3 के लॉन्चिंग की तैयारी में व्यस्त है। अगर इसका परीक्षण सफल हुआ तो भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो जाएगा।
रुड़की के लखनौता में बेघर हुए लोगों पर अब सभी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने लग गई हैं। सभी छोटी बड़ी पार्टियों के नेताओं का पड़ाव अब लखनौता हो गया है। जब लोगों को बेघर किया गया तब तो दलितों की मसीहा कही जाने वाली पार्टी बसपा भी अपने बिल से बाहर नहीं निकली, लेकिन अब लोगों के जख्मों को राहत सामग्री देकर हमदर्दी लूटने का काम कर रही है। शनिवार को बीएसपी के उत्तराखंड प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल प्रदेश अध्यक्ष नत्थु सिंह, राज्य मंत्री सरवत करीम लखनौता पहुंचे और बेघर लोगों को राहत सामग्री बांटी और जमकर सरकार पर हमला बोला। समाज पार्टी बड़े पैमाने पर निंदा करती है और साथ ही साथ माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए ये जरूर कहना चाहती है कि बड़े पैमाने पर दलित भाई बहनों के साथ अन्याय हुआ है और ये इस तरह की जांचें की गई है जैसे मतलब बहुत बड़े क्राइम या क्रिमिनल लोग रहे हों। रामनगर में एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। मामला पीरू द्वारा गांव का है। घर में इलेक्ट्रिक का काम करते वक्त एक शख्स को करंट लग गया, जिसके बाद उसके परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तो घर वाले तो कह रहे हैं करंट लगा है, लेकिन हमारे पास ब्रॉड डेड है, लेकिन शरीर में देखने में तो कोई घाव का निशान, कोई बर्न का निशान कुछ तो दिखा नहीं। कितनी देर ये 100% कह नहीं सकते करंट लगने से हुआ है, ये किसी और चीज़ से हुआ, क्योंकि करंट लगने से कभी कभी जल भी जाता है ना, बर्न भी जाता है। कितनी देर हुई होगी मौत को? हमारे पास तो ये आए थे 8:35 पे। लॉयंस क्लब मसूरी और एक्सिस बैंक की ओर से 25वीं नवीन शर्मा ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मसूरी के 16 स्कूलों के 141 बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग ने इंडिया मिशन टू मार्स और जूनियर वर्ग ने पर्यावरण को कैनवास पर उतारा। एक प्रतियोगी ने भारत के मंगल पर ग्रह की उपलब्धि और मंगल से भेजी गई पहली तस्वीर को कैनवास पर उतारकर सबका दिल जीत लिया। पिछले साल प्रदेश में आई भीषण आपदा से अभी देवभूमि उत्तराखंड के लोग उबर भी नहीं पाए थे कि उत्तराखंड सरकार ने उनके जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। प्रदेश की जनता भले ही भूखी मर रही हो, हजारों लोग घर से बेघर हो गए हों, सड़कें तहस नहस हो गई हों और प्रदेश सरकार को इसे पटरी पर लाने के लिए सालों लग जाएं, लेकिन प्रदेश के सीएम अपने मंत्रियों को खुश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम हरीश रावत ने अपने मंत्रियों की सैलरी बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। जी हाँ, मंत्रियों को मिलने वाली हर महीने की सैलरी दोगुनी कर दी है। 70 विधानसभा सीटों वाली इस उत्तराखंड में भले ही 72% क्षेत्रफल वन भूमि का हो, भले ही यहाँ की जनसंख्या कम हो, लेकिन उत्तराखंड के मंत्रियों के ठाट बाट ऐसे हैं जैसे केंद्रीय मंत्रियों से भी बड़े हों। लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियां, आलीशान सरकारी बंगले और फुल एसी ऑफिस, लेकिन फिर भी इन मंत्रियों को ये कम ही नजर आता है। सरकार के इस फैसले से राज्य पर अब आर्थिक दबाव और बढ़ जाएगा, लेकिन मंत्रियों की बढ़ी इस तनख्वाह पर मुख्यमंत्री ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सुना आपने क्या कहा प्रदेश के मुखिया हरीश रावत ने? नहीं सुना तो चलिए हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं। इतना ही नहीं, सीएम ये भी कहते हैं कि प्रदेश में पैसों की कमी नहीं है। अरे मैं आप चिंता न करो, हमारे पास इंदु पांडे जी की चाबी है और पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। आप कहाँ मानदेय देखने में लगे हुए हो? आप तो ये देखो इनकम कितनी बढ़ाते हैं, 1 साल मेरा इंतजार तो करो। उत्तराखंड में रावत सरकार की कैबिनेट में 12 मंत्री शामिल हैं, जिनका हर महीने का खर्चा करोड़ों में आता है। इनके अलावा 12 और राज्य मंत्री हैं, इन पर भी तमाम वही खर्चे होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों पर होते हैं। यानी सूबे के 24 मंत्रियों पर हर महीने लगभग 3 करोड़ का खर्चा आता है, लेकिन इस पर भी मंत्री खुश नहीं हैं। जब मीडिया उनसे इस बारे में पूछती है तो मंत्री जी खफा हो जाते हैं। सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हर मंत्री को पता है कि उन पर राज्य सरकार कितना खर्च करती है, लेकिन इस पर वे सिर्फ खुश नजर आते हैं और दूसरों की सैलरी भी बढ़े ये कहकर मुस्कुराते नजर आते हैं। प्रदेश की जनता अभी आपदा से उबर नहीं पाई। लोगों के पास रात गुजारने के लिए घर नहीं है। सीएम सैलरी बढ़ा रहे हैं और मंत्री ऐश कर रहे हैं।
लेकिन आलीशान बंगलों में रहने वाले इन मंत्रियों को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि प्रदेश के हालात कैसे सुधरेंगे, लोगों की जिंदगी पटरी पर कैसे आएगी। देहरादून से हिमालयन न्यूज के लिए अमित सिंह के साथ राजेश कुमार। देश भर में नवरात्र का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग रामलीला और जागरण का आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली के मोहम्मदपुर के सरकारी कॉलोनी में उत्तराखंड के लोगों ने नंदा देवी की झांकी निकाली। इस दौरान उत्तराखंड के लोक गायकों ने भजन कीर्तन किए। पहाड़ियों के लिए तैयार रहते हैं, पहाड़ियों की बड़ी सेवा करते हैं। कोई पहाड़ी उनके पास जाता है तो जैसे हम भी बड़ी कई दिक्कत में आते हैं तो हम भी उन्हीं से सलाह मशवरा करते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्तों के एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हिमालयन न्यूज। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस दौरान रामलीला का आयोजन करा रहे वासवानंद ढोंडियाल से बातचीत की हमारे संवाददाता मुनीश शेरावत ने। दिल्ली में जगह जगह रामलीला का आयोजन हो रहा है और रामलीला मनाई जाती थी। जब श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास गए थे, उसके बाद जब उन्होंने रावण पर युद्ध किया था और रावण को किया था, उसके बाद ये सच्चाई की विजय पर जीत थी। उसी के बाद से दिल्ली में रामलीला का आयोजन किया जा रहा था और आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा, यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं ढोंडियाल जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। ढोंडियाल जी, कब से ये रामलीला का आयोजन चल रहा है और क्या समाज में संदेश जाता है? देखिए, उत्तराखंड के लोग आज से 2 दशक पहले पूरा तमाम दिल्ली में जगह जगह पर रामलीला करते थे। उनके लोग देवभूमि के लोग हैं, वो हमेशा धर्म में विश्वास करते हैं। कुछ समय बीच में गैप रहा है और कुछ संस्कृति में रुकावट आई। अभी पुनः लोगों के अंदर जो है वो उत्तराखंड की संस्कृति को, देवभूमि को जगाने हमने ये प्रयास किया है कि तमाम, ये जरूर है कि हम उत्तराखंड के लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें सहयोग पूरे इस क्षेत्रीय जनता का मिल रहा है। और क्षेत्रीय जनता की तरफ से हमने कोशिश की है कि हम भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को स्मरण करके पुनः समाज में मर्यादित होने का संदेश लोगों तक पहुंचाएं और जिससे जो है समाज में पुनः रामराज की स्थापना हो, एक दूसरे का समाज में सद्भाव बढ़े और एक दूसरे का मान बढ़े। भाई भाई से लड़ाई के बजाय भाई भाई से प्यार करे, मातृशक्ति में प्यार हो और समाज में प्यार हो, ये हमारा उद्देश्य है और हमें उम्मीद है। ढोंडियाल जी, आपने बताया कि कुछ समय तक बंद रहा, क्या कारण था? कुछ समय तक ये समाज से नदारद रहा। बिल्कुल हाँ, समझता हूँ कि कुछ जो पहले था उतने ज़्यादा लोग संगठित थे, बाद में जनसंख्या बढ़ी और कुछ जहाँ से लोग जो है क्षेत्र भी बढ़ता गया, दिल्ली का क्षेत्र बढ़ा तो कुछ लोग जो है ना वो व्यवस्थित ढंग से इधर उधर हो गए। अभी पुनः संगठन हो रहा है, संगठित होकर के पुनः संस्कृति को अपराध हो रही है और ये हमने कार्यक्रम 25 तारीख से शुरू किया है और 1 तारीख तक हम इसको पूरा करेंगे। हमारे बीच कलाकार श्री शिवदत्त पंत जी हैं, जो विश्वविख्यात कलाकार हैं, वो जो भारतीय संस्कृति को, उत्तराखंड की केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर मंचन कर रहे हैं। और इसलिए आप इस अपार भीड़ को खुद देख सकते हैं कि किस ढंग से क्षेत्रीय जनता का सहयोग हमें मिल रहा है। इतनी भीड़ होने के बाद भी सब पूरी नहीं कर पाए, फिर भी हमें लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस रामलीला को देख रहे हैं और हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। ढोंडियाल जी, अगर बात कर रहे हैं सुरक्षाओं की, तो सुरक्षा के लिहाज से आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं यहाँ पर? देखिए, सुरक्षा से, क्योंकि इस बार हमें DCP साहब ने स्वयं बुला करके बोला था कि इस टाइम अलकायदा की तरफ से विशेष कुछ जो है वो थ्रेट है करके देश को, खासतौर से दिल्ली को टारगेट बनाया गया है। तो उसको देखते हुए हमने, पुलिस तो जो करेगी अपने बीच में से 50 वॉलंटियर और जिसमें महिलाएं हमारी तरफ से जो है ना, खासतौर से हमारी 30 महिलाएं जो कर्मठ महिलाएं आपको देखने में नजर आ रही होंगी, जगह जगह जो है वो कार्य कर रही है। पूरे व्यवस्था महिला संभाल रही है बहुत व्यवस्थित ढंग से। हमने दिल्ली पुलिस का जो संदेश हमें मिला था, हमने सबको प्रसारित कर दिया। इस बार हमने CCTV कैमरे का भी इंतजाम किया है। हमारी सस्ताई अभी शुरुआत ही हुई है। इस बार हम बहुत कम साधन में ये सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने CC कैमरा, तमाम महिला स्काउट्स की मदद दे करके पूरा सिक्योरिटी का कार्यक्रम भी रखा है पूरे। एक आखिरी सवाल, आज की अवधि में रामलीला का समाज में क्या संदेश जाता है? क्या युवा वर्ग इसकी तरफ आकर्षित हुआ है क्या? देखिए, मुझे आज है कि विकृति हो चुकी थी, अभी विकृति के बाद समाज में ये बात फिर दोबारा आ रही है कि नहीं, जो सौहार्द बनना चाहिए उसको युवा वर्ग है। अभी जब हम भी देख रहे हैं कि युवा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वो समय फिर दोबारा आ रहा है।
तो मैं समझता हूं कि युवा वर्ग का भगवान राम का मर्यादा का जो संदेश जाएगा वो जरूर हर एक के ऊपर कुछ न कुछ छवि छोड़ेगा, और जैसा हमारा कलाकारों का प्रदर्शन है उससे कुछ न कुछ छवि हमें देखने को मिलेगी। करते हैं तो ये थे डोंडियाल जी, जिनका कहना कहीं समाज में आज भी पुरुषों को याद किया जाता है और जो अच्छाई की विजय उसका आयोजन किया जाता है। कैमरा 14 में मुनीश शाहरा, दिल्ली। उत्तराखंड युवा शक्ति संगठन की तरफ से 2 अक्टूबर को ब्लड डोनेट कैंप दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इस कैंप में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। क्या कुछ कहा इस संगठन के अध्यक्ष ने और कार्यकारी अध्यक्ष ने, आइए आपको सुनाते हैं। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ उसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं, लेकिन इस दिन को काले दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इसी दिन को और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्हें श्रद्धांजलि देने के मकसद से एक ब्लड कैंप लगाया गया है, जिसे आपको बताते चले कि उत्तराखंड युवा शक्ति जो संगठन है उनकी तरफ से एक कैंप लगाया गया है। और इसी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ सुरेंद्र जी और पुष्कर जी हैं। सबसे पहले मैं पुष्कर जी से बात करूंगी जो कि अध्यक्ष हैं इस संगठन के। पुष्कर जी, इस कैंप के बारे में जानना चाहेंगे, इस कैंप का क्या मकसद है और इस कैंप को लगाने के पीछे क्या वजह है? ये कैंप 2 अक्टूबर 1994 में जो हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए जो शहीद हुए थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि के लिए हम रक्तदान देकर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। क्योंकि हम हर साल सारे उत्तराखंड के संगठन जंतर मंतर पे हम अपना काला दिवस मनाना चाहते हैं, लेकिन हम जो युवा हैं, जो हमारा युवा वर्ग है, हमने एक नया जोश के साथ हम कुछ नया करना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए। हमने सोचा है कि ऐसे बैठने से या एक खाली काला दिवस मनाने से, शोक मनाने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें कुछ करना होगा। इसके लिए हम अपना रक्त भी दान कर सकते हैं। इसी में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया 2 अक्टूबर का, जिसमें उत्तराखंड कौतिक युवा शक्ति संगठन ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की सारी संस्थाएं जो दिल्ली में हैं वो सब एकजुट होंगे के नीचे और रक्तदान का जो रक्त उत्तराखंड की एकता और अखंडता के काम आएगा। बिल्कुल। यहाँ पर सुरेश जी भी हमारे साथ हैं, माफ़ कीजिएगा सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा पुष्कर जी ने कि पहले हम काले झंडे या काले दिवस तो इसे मनाया जाता है, लेकिन अलग तरीके से श्रद्धांजलि देते थे या अलग तरीके से इस दिन को, लेकिन एक नया तरीका आपकी तरफ से ईजाद किया गया है कि ब्लड अगर कैंप लगाया जाता है, लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो एक अलग तरीके की पहल होगी। ये सोच आपके अंदर कब आई? सही कहा मेरे सहयोगी ने। बेसिकली ये मेरा ही एक उद्देश्य था, मेरा ही एक सजेशन था अपने सहयोगी को, क्योंकि मैं इसी साल शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली में, तो मैं संगठन से भी इसी साल जुड़ा हूँ। तो मेरा एक सुझाव था कि हम काले दिवस के रूप में ना मना के उन शहीदों को एक ऐसी श्रद्धांजलि दें और अपने युवाओं का रक्तदान करके ऐसे युवा वो खून सारे युवाओं में जाए और ऐसे और युवा पैदा करे जो उस उत्तराखंड के लिए समर्पित भावना से लड़ने को हमेशा तत्पर रहे, हमेशा तैयार रहे और हमेशा उत्तराखंड की, जब भी उत्तराखंड की कोई ऐसी लड़ाई आए और ऐसा कोई मुकाम आए, उस समय वो खतरे से खेलने को हमेशा तत्पर रहे। और ये इसीलिए हमने ऐसा संकल्प लिया, अपना खून दान करके उन शहादत किए हुए वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि इस बार रक्तदान करके दें। और हमारा यह रक्तदान बड़े बृहत रूप से होएगा। हमारी समस्त प्रवासी उत्तरांचली संगठनों से, दिल्ली एनसीआर की समस्त संस्थाओं से मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है कि वो इस कार्यक्रम में, इस रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके उन अपने सारे वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दें और रक्तदान करें, ताकि हम यहाँ पर सेंटर में दिखा सकें कि हम उत्तरांचली संगठित हैं, हमारा संगठन यहाँ पे मजबूत है। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी ने साफ तौर पर बताया कि आखिरकार इस पहल के पीछे मकसद, इस नेक सोच के पीछे जो मकसद था वो क्या था कि अगर श्रद्धांजलि दी जानी है तो एक नेक सोच अगर जुड़ती है तो हम श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस ब्लड कैंप के जरिए लोगों को भी जोड़ा जा सकता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं पुष्कर जी आप, अगर लोग आएंगे ब्लड कैंप में तो वो ब्लड डोनेट तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 1994 2 अक्टूबर को आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरी आशा है कि पूरा उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ेगा और सब एक साथ एकजुट होकर ये लड़ाई को लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी ख़त्म अभी नहीं हुई है। जिन हमारे शहीदों ने जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, जिनने अपनी बलिदान दी है, उनके सपने आज भी साकार नहीं हुए। अभी हमें लड़ाई बहुत लड़नी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा उत्तराखंड एकत्रित होकर उत्तराखंड कौतिक युवा शक्ति संगठन के साथ आगे बढ़ेगा और हम सब एकजुट होकर
अपनी आगे की लड़ाई यहाँ से रणनीति हम तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र जी आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस संगठन के, आप कितना उम्मीद करते हैं लोगों का कितना सपोर्ट मिलेगा आपको? मैं तो उत्तरांचल के लोगों से यही अपील करूंगा, मेरे उत्तराखंड के लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मेरे उत्तराखंड के लोगों, मैं संदेश फैलाने आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है समग्र उत्तरांचली समाज एक छत के नीचे होके इस रक्तदान शिविर में सहयोग करेगा और समस्त आगामी जो जितनी भी उत्तराखंड की जो जनता है, जो आने वाला जो भविष्य है, उसको इस जो मुजफ्फरनगर की जो त्रासदी हुई है उससे अवेयर करेगा और उन जो उससे जो पीड़ित हुए थे उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। और ये हमारी लड़ाई तब तक रहेगी जब तक उनको पूर्णतः न्याय नहीं मिल जाता। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, डोनेट कैंप लगाया गया है, तो दिल्ली के लोग भी जा सकते हैं और अगर आप रक्तदान करते हैं तो इसे महादान कहा जाता है। इस महादान में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर हम पुष्कर जी से जानते हैं कि एड्रेस क्या है जहाँ पर लोग पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे डोनेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, इससे पहले मैं कुछ और कहना चाहूँ कि उत्तराखंड कौतिक युवा शक्ति संगठन उत्तराखंड के युवाओं का वह संगठन है जो पूरे दिल्ली एनसीआर में फैले हुए युवाओं का एक संगठन है जो पूरे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के समाज के लिए कार्य करते हैं। चाहे बहन किरण नेगी वाला मामला हो, चाहे उत्तराखंड में जो आई त्रासदी हो उसके लिए हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, हर जगह हम युवा आगे रहते हैं और हम हर युवा को आगे इसमें जोड़ना चाहते हैं। और इस रक्तदान के लिए मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि हमें इसमें सहयोग दें। किसी भी तरह से आप हमें सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप आना होगा। हमारा जो एड्रेस है अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, पचकुआ रोड, नियर झंडेवाला मेट्रो स्टेशन। बिल्कुल, तो एड्रेस आपको सुबह प्रातः 8 बजे से रक्तदान शिविर शुरू हो जाएगा और दिन में 2:30 बजे तक चलेगा और आरएमएल की टीम द्वारा रक्त एकत्रित किया जा रहा है। और सभी से हमारा पुनः अनुरोध है, सिर्फ उत्तराखंड वासी प्रवासी ही नहीं, समस्त लोगों से मेरा आग्रह है, जो भी स्वैच्छिक रक्तदाता हैं उनसे पुनः मेरा एक अनुरोध है कि वो रक्तदान शिविर में आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हिमालय न्यूज़ में आने के लिए। और जिस तरीके से अपने हम यहाँ पर मेहमानों से बात कर रहे थे, दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर 1994 की कि किस तरह 2 अक्टूबर 1994 को काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ जुड़ रही है कि आप अपना ब्लड डोनेट कर इसमें भी साथ दे सकते हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं जिन्होंने इस दिन अपनी जान गंवाई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।